क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि लूज हैंगिंग ब्रेस्ट की वजह से ड्रेसेस पहनने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, या बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं आ रहा है? अगर हाँ, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि लूज सैगिंग ब्रेस्ट का इलाज क्या है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति पंड्या, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, वीवा एस्थेटिक। आज हम डिस्कस करते हैं सैगिंग ब्रेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होती है और किन किन के लिए ये ज़रूरी है, क्या क्या कंडीशंस में इसको कराना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि सैगिंग ब्रेस्ट क्या होते हैं। जो नॉर्मल ब्रेस्ट होते हैं वो भी हल्का सा सैग देते हैं सिंपल ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जब आपका निपल एरियोला नीचे की तरफ झुकने लगे, नीचे की तरफ पॉइंट करने लगे, या ब्रा लाइन से नीचे की तरफ हो, या कभी कभी निपल एरियोला वहीं पे है लेकिन पूरा ब्रेस्ट लूज होके लटक रहा है, तो उन केसेस को हम सैगिंग ब्रेस्ट बोलते हैं, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम ब्रेस्टोसिस बोलते हैं। इनकी ट्रीटमेंट के लिए ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी की जाती है। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी को हम मैस्टोपेक्सी से जानते हैं। तो आइए अब डिस्कस करें कि ब्रेस्ट सैगिंग होती क्यों है। ब्रेस्ट सैगिंग मेनली इन रीज़न से होती है। पहला, एजिंग रिलेटेड चेंजेस। एजिंग है तो हमारे बॉडी का जो इलास्टिक टिश्यू है वो थोड़ा लूज़ होने लगता है, सभी जगह दिखता है, स्किन में भी दिखता है, तो ब्रेस्ट टिश्यू भी लूज़ होता है और लटकने लगता है। सेकंड, हमारा जेनेटिक मेकअप। सेम फैमिली के दो लोगों का भी जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो सकता है। एक सिस्टर के सैगिंग ब्रेस्ट हो सकते हैं, दूसरे के शायद ना भी हो। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी के जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट पहले वॉल्यूमाइज होते हैं, दूध भरता है, उनमें मिल्क भरता है इसलिए, और फिर डिफ्लेट हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनकी वजह से भी ब्रेस्ट लूज़ हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। इनमें अगर हमें कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या हम स्मोक करते हैं, उन केसेस में भी ब्रेस्ट लैक्सिटी या ब्रेस्ट लूजनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपके टिश्यूज़ पे ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर नेचुरली हमारे ब्रेस्ट बहुत हैवी हैं या बहुत ग्लैंडुलर हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये ब्रेस्ट हैंग करने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है मेनोपॉज। मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो पर्कियर ब्रेस्ट हैं वो थोड़े से लूज़ दिखने लगते हैं। और अंत में आते हैं हम हैवी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पे या नॉन सपोर्टिव क्लोथिंग पे। अगर ड्यूरिंग हैवी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी अच्छी सपोर्टिव क्लोथिंग नहीं है, एक सपोर्टिव ब्रा नहीं है, तो भी हमारे ग्रेविटी के इफ़ेक्ट्स ब्रेस्ट पे बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, हैंग करने लगते हैं। सर्जरी के पहले हमको ब्रेस्ट की जो लैक्सिटी है, जो उसका ढीलापन है, उसकी ग्रेडिंग देखनी होती है। अब ग्रेडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी जितनी लैक्सिटी है उतना ग्रेड बढ़ता जाता है, और जितना ग्रेड बढ़ता जाता है उतना आपको ब्रेस्ट टिश्यू को कट करना, उसको उतना ही टाइटन करना ज़रूरी हो जाता है। और जो फाइनल स्कारिंग है, जो फाइनल निशान आता है, वो इस टेक्निक पे बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए एक ग्रेड 1 टोसिस का टाइप ऑफ कटिंग स्कारिंग पैटर्न ग्रेड 3 to 4 टोसिस से अलग होता है। चलिए अब जानते हैं कि अब आप ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी या मैस्टोपेक्सी के सही कैंडिडेट हैं या नहीं। तो पहली कंडीशन है कि हैंगिंग लूज ब्रेस्ट्स हो जो आपको पसंद ना हो और आप उनकी करेक्शन चाहते हैं, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। आपको कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़, को मॉर्बिड डिजीज़ेज़ नहीं हैं। तीसरा, आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको पता है कि हीलिंग में एक सर्टेन टाइम चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ टाइम के लिए चाहिए, वो आप करने को तैयार हैं। और चौथा, एक सर्जिकल सपोर्ट ब्रा पहननी होती है जिसको पहनने के लिए आप रेडी हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस भी समझते हैं। पाँचवा, अगर आपको मैलिग्नेंसीज, कैंसर्स ये सब नहीं है, अगर ये फैक्टर्स कवर हो रहे हैं तो यस, आप मैस्टोपेक्सी सर्जरी के लिए एक सही कैंडिडेट हैं। हमको प्रिपरेशन क्या क्या चाहिए होती है सर्जरी के पहले? हमको कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए होते हैं जो एनेस्थीसिया के लिए ज़रूरी हैं। हमको एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का चाहिए होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि अंदर कुछ और लंप या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे हम मिस कर रहे हैं। हमें एक प्री ऑपरेटिव फिटनेस के लिए रूटीन एग्जामिनेशन जो भी है वो चाहिए हो। तो ब्रेस्ट लिफ्ट किया कैसे जाता है?
ब्रेस्ट लिफ्ट की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। आपकी क्रिसेंट लिफ्टिंग हो सकती है, आपकी डोनट लिफ्टिंग हो सकती है, की होल सर्जरी हो सकती है, वाइज पैटर्न हो सकता है। ये सब टेक्निकली इम्पॉर्टेंट है सर्जन के लिए। आपके लिए ऐसे मैटर करते हैं कौन सा प्रोसीजर डिसाइड करना है, ये आपके ब्रेस्ट के साइज़ पे, उसका कितना लूजनेस है, उसका कितना सैगिंग नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। और जब हम एक टेक्निक डिसाइड करते हैं तो जो स्कारिंग है वो उस टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना लंबा, कितना छोटा, कहाँ पे, कौन सी जगह पे लोकेटेड स्कार आएगा। ये चीज़ें जब भी हम अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम उनसे क्लियरली समझ पाते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऊपर मार्क होके ही समझाई जाती है। प्रोसीजर के बाद हमें क्या ध्यान देना होता है? प्रोसीजर के बाद कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे हैवी एक्सरसाइजेज हैं, जिमिंग है, बहुत वेट लिफ्टिंग है। कुछ हफ्तों के लिए हम कम कर देते हैं या कभी कभी रोक भी देते हैं। रेगुलर फॉलोअप आपके प्लास्टिक सर्जन के साथ बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर कोई भी तकलीफ बीच में होती है तो टाइमली पता चल जाता है। सर्जिकल सपोर्ट ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे स्कार्स वाइडन नहीं होते, चौड़े नहीं होते, हमारी हीलिंग बेटर और सेफ होती है, पेन रिलीफ में भी बहुत हेल्प मिलती है। फाइनल रिजल्ट हमें लगभग 8-10 महीने या कह लीजिए 1 साल तक में पता चलता है। एंड यूजुअली अगर बहुत जेनेटिक मेकअप इस तरह का नहीं है कि ख़राब स्कारिंग हो, तो यूजुअली स्कार्स काफ़ी फेड हो जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं आप जब वो लूज हैंगिंग ब्रेस्ट अपनी जगह पे, नॉर्मल जगह पे वापस आते हैं। दे लुक पर्कियर, फर्म हो जाते हैं, ड्रेसेस वगैरह अच्छी तरह पहनी जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ता है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ शेयर विद देम, एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कंसल्ट विद योर प्लास्टिक सर्जन। Thank you. Please like, comment, and share, and follow us for more such informational content.